हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी और एक बार मैं फिर आपके लिए जो है इतिहास का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ जो कि एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड है। एंड फर्स्ट चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। बहुत सारे जो है लोगों से अगर ये पूछा जाए कि इतिहास क्या होता है तो बताते हैं कि अतीत की जितनी भी मतलब पीछे जितनी भी घटनाएं हैं वो सब कुछ क्या है, इतिहास है। लेकिन सब कुछ वो इतिहास नहीं होता है जब तक हमें किसी चीज़ का पूरा प्रूफ नहीं मिल जाता। तब तक वो हर हर एक चीज़ इतिहास नहीं होती। तो जैसे आप मान लीजिए अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। और हड़प्पा सभ्यता कहाँ से आई, कैसे आई, उन सब चीज़ों का जब हमें प्रूफ मिला तब जाके हमने जो है वो इतिहास से जानी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो हमें पता चलता है वो C14 से पता चलता है। जो C14 से जो है हमारे जितने भी पुराने साक्ष्य हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है, कितना टाइम हो गया है इसको, हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है, या किसी चीज़ की हम जब खोज करते हैं तो वो कितना पुराना है। ठीक है, और इतिहास की जो है हमें जो फर्स्ट टाइम इतिहास के बारे में पता चला था वो हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरी का, उससे हमें पता चला था। ठीक है, इतिहास से जो है हमें उससे पता चला था, हिस्टोरिका से पता चला था। एंड साथ में जो है जितनी भी अतीत के बारे में हमें जानकारी मिलती हैं बुक्स से मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य होते हैं जिससे हमें मिलती है। शिलालेख हो गए, बुक्स हो गए, विदेशी विवरण हो गए, इन सब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हाथ से लिखी हुई होती हैं उन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और ये हाथ से लिखी होती है। इसके अलावा जो है हमें जो है पांडुलिपि जो है वो ताड़पत्रों पे यानी भोजपत्र जिन्हें कहते हैं, ताड़पत्रों पे लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, ताड़पत्रों पे लिखी जाती हैं। और ये जो बनाए जाते हैं ताड़पत्र जो होते हैं, ये बुर्ज नाम का एक पेड़ होता है, उसकी शाल से बनाए जाते हैं ये भोजपत्र। तो हमें जो है अभी इतिहास के बारे में जितना भी पता चलता है वो उससे रिलेटेड क्या हमें पता चलता है, उसके सोर्सेज से ज़्यादा पता चलता है। सोर्सेज से उसके सोर्सेज जैसे हो गए, फर्स्ट हो गया जैसे कोई भी धर्म ग्रंथ ले लीजिए, धर्म ग्रंथ हो गए। सेकंड उसकी जितनी भी किताबें हो गई बाकी। थर्ड उसके शिलालेख, अभिलेख। फोर्थ उसके जो विदेशी विवरण, और जो पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं वो। ठीक है, तो सोर्सेज से हमें पता चलता है कि इतिहास जो है वो इतिहास के पिछले जो है क्या क्या हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। तो धर्म ग्रंथ जो होते हैं, जैसे इतिहास की जितना भी जाना हो धर्म ग्रंथों से पता चलता है। जैसे कि वैदिक हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, तो ये सारे क्या हैं, धर्म ग्रंथ हैं। इनको पढ़ के हमें पता चलता है कि पिछले के टाइम में क्या हुआ था। एंड उसके बाद आ जाते हैं किताबें, बुक्स वही हो गई महाभारत की, जैसे पता करना हो रामायण पढ़ ली अपनी, वो सबसे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। इसके अलावा ये शिलालेख और अभिलेख पे बहुत ज़्यादा जो है लिखा होता है, गड़े होते हैं वो पत्रों पे, तो उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिली है इतिहास की। और विदेशी विवरण, जैसे बाहर के जितने भी विदेशी आए हैं, यूनानी, अरबी, चीनी जितने भी आए हैं उन्होंने भी अलग अलग तरह की बुक्स लिखी हैं, तो उनको पढ़ के भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, एंड पुरातत्व संबंधी साक्ष्य वही हो गए, जैसे शिलालेख हो गए, स्तंभ हो गए कहीं पे, वो सब देख के, स्मारक हो गए, भवन हो गए, सिक्के हो गए, ये सब से हमें जानकारी मिलती है। तो वो हो गए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और इसके बाद जो बात करते हैं कि इतिहास काल का जो है विभाजन किया गया है, जैसे हमें पढ़ने के लिए तो प्रागैतिहासिक हो गया, आधे ऐतिहासिक हो गया और ऐतिहासिक हो गया। तो प्रागैतिहासिक जो हो गया है इसमें जो है हमें ना तो कुछ रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है इतिहास के बारे में, कोई मतलब रिटर्न कुछ नहीं मिला है जिसे हम पढ़ सकें या जिससे हम पता कर सकें, ऐसा कुछ नहीं मिला है। एंड आधे ऐतिहासिक में हमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक वो है जहाँ पे हमें लिखा हुआ भी मिला लेकिन और साथ में हम उसको पढ़ भी पाए।
तो प्रागैतिहासिक में आ जाता है, पूरा पाषाण काल आ गया इसका, मध्य पाषाण काल आ गया इसका, जैसे पूरा पाषाण काल आ गया, मध्य आ गया एंड नव पाषाण आ गया। ठीक है, ये 3 आ गए इसके, तो इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ यहाँ पे इतिहास में जो तिथियां लिखने की पद्धति है, पहले अंग्रेजी में जो है BC लिखा जाता था, जिसे ईसवी पूर्व कहा जाता है। ठीक है, BC लिखा जाता था जिसे ईसवी पूर्व लिखा जाए, जिसका जो मीनिंग है वो है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व यानी, और कभी कभी इन तिथियों को AD लिखा जाता है। तो ये देखते हैं हम, जो AD का जो फुल फॉर्म है वो एनो डोमिनी है, और ये लैटिन शब्द से बना हुआ है। तो कई बार इसकी जो स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं, मतलब ये भी पूछ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं AD की। एंड ये सारी जो हैं, इतनी सारी देख के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो ईसा मसीह है उनके बारे में तो सभी जानते हैं। तो उनका जन्म जो माना जाता है वो 1 ईस्वी से माना जाता है, 1 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, ईसा मसीह, और ईसा मसीह की जो इधर वाली घटनाएं हैं वो पहले की घटनाएं हैं, और जो इधर की घटनाएं हैं वो आगे की घटनाएं हैं। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 साल पुरानी है, तो उसका सन जो है स्टार्ट होता है 2500 से, तो वो यहाँ से स्टार्ट होएगा हड़प्पा का 2500, और ये रिवर्स में चलते हैं यहाँ पे 2500 से लेके 2000 ऐसे करके रिवर्स में चलेंगे, और जब यहाँ 1 पे पहुँचेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, अभी जैसे 2023 आ गया ऐसे करके। तो कुछ जो है इतिहास में बहुत सारी डेट्स ऐसी होती हैं कि वो रिवर्स में चलती हैं। जैसे अभी ये 2500 है, 2500 से फिर आगे, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आधी डेट्स तो ऐसी हैं, जन्म उनका जो है वो बाद में, जन्म उनका जो है बाद में हो रहा है, और मर वो पहले रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाता है ना आगे, मतलब डेट्स ऐसे हैं। तो कंफ्यूजिंग नहीं है ये। ईसा मसीह से जो पहले वाले हैं वो सारे रिवर्स में चलते हैं डेट्स, एंड ईसा मसीह से जो बाद वाली हैं वो प्रसिद्ध तौर पे, तो यही है। एंड साथ में जो है, अब जैसे BC, जब आपसे BC की फॉर्म पूछी जाए फुल फॉर्म, तो वो आप बिफोर क्राइस्ट लिखोगे, ईसा पूर्व। लेकिन कई बार BCE भी पूछा जाता है, तो उसके लिए आपने हमेशा जो है बिफोर कॉमन एरा लिखनी है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, जब BC पूछे तो बिफोर क्राइस्ट हो गया, और BCE पूछे तो बिफोर कॉमन एरा का यूज़ करना है। एंड AD का तो आपको अभी बताया, जैसे एनो डोमिनी। ठीक है, तो ये इसमें इतिहास की तिथियों में भी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसके बाद है, इसके साथ अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल, धीरे धीरे करके मैं आपको ऑलमोस्ट इसके सारे ही चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी, एंड आपको इजीली समझ भी आ जाएंगे। तो आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरी वीडियोस के साथ, और इससे डेफिनेटली जो है आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब हेल्प मिलेगी टेस्ट क्लियर करने के लिए। पूरा पाषाण काल जो है 2 शब्दों में बांटा गया है। जैसे पूरा यानी प्राचीन हो गया, और पाषाण का तो आप सबको पता होगा पत्थर। ठीक है, पत्थर से बना है। तो इस काल में क्या हुआ था कि इस काल में जो मानव होते थे वो पत्थर के जो औजारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, पूरा पाषाण यानी पत्थर। तो इस टाइम पे जो है जितने भी लोग रहते थे वो पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे। ठीक है, और साथ में जो है इस चरण को, तो इस पूरा पाषाण काल को जो है वो 20 लाख साल पहले से या 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, और इस पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया हुआ है, 3 भागों में बांटा है। एक तो पहला माना है निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य, उसके बाद उच्च। ये पूरा पाषाण का है इस। ठीक है,
तो यहाँ मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्यकाल और नव में बांटा गया है। तो ये मध्य वाला वो मध्य नहीं है, ये सिर्फ इसी का है, एक पूरा पाषाण का ये अकेले का। ठीक है, मध्यकाल जो है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे और नव पाषाण उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल है, मध्य और उच्च। तो इन सब में जो है वो पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। तो जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इस काल के जो समय के जो मनुष्य थे उनको जो कहा जाता था वो कहा जाता था निग्रेटो, और जो मध्य पाषाण के लोग थे उनको कहा जाता था निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल कहा जाता था उन्हें। और इसी के साथ जो है निम्न पूरा पाषाण काल में खुंडार, गंडासा, शतक इन सब का जो है यूज़ किया जाता था। इस तरह के उपकरण विकसित हुए थे, इस तरह के जो है उपकरण बनाए जाते थे। और मध्य पाषाण में जो होती थी वो खुरचनी का उपयोग किया जाता था। खुरचनी आपने सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है ये सारे जो है खानाबदोश या आग से परिचित नहीं थे उस टाइम पे। इसी समय में जो है मातृ देव की मूर्ति इलाहाबाद के लोधा से मिली थी। इतना कुछ तो खैर पूछते नहीं है, लेकिन भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के सबूत मिले हैं, ये ज़रूर याद रखना है इसमें। भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। तो भीमबेटका से क्या मिले हैं? चित्रकारी, भीमबेटका से चित्रकारी के सबूत मिले हैं। और इस तरह यहाँ के जो मानव थे उन्हें कहा जाता था होमो सैपियंस, होमो सैपियंस कहा जाता था। तो इसलिए याद करना, निम्न पूरा पाषाण काल को पूछा जाए तो निम्न वाले को निग्रेटो कहा जाता था, निम्न वाले को निग्रेटो, और मध्य वाले को भी निएंड, ठीक है, निएंडरथल कहा जाता था, और उच्च वाले को होमो सैपियंस कहा जाता था, होमो सैपियंस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल, तो इस काल में जो है हमें जो है देखने लगे थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बदलाव देखने को मिल गए थे, चेंजेस देखने को मिल गए थे, हम पर्यावरणीय चेंजेस देखने को मिल गए थे। इसी कारण जो है इनको क्या कहा जाता था? मेसोलिथ कहा जाता था। ठीक है, मेसोलिथ कहा जाता था, यानी कि मध्य पाषाण कहा जाता था। तो इस काल के जो औजार होते थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे इस मध्य पाषाण काल में। पहले में जो होते थे वो पत्थर के औजार होते थे पूरा पाषाण में, लेकिन इस मध्य में जब आए तो वहाँ पे उनके औजार जो होते थे बिल्कुल ही छोटे छोटे औजार होते थे, छोटे छोटे औजार। छोटे छोटे औजार होते थे, और इसके साथ ही इनके छोटे छोटे औजारों के कारण इनको माइक्रोलिथ कहा भी जाता है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कहा जाता है, यानी कि लघु पाषाण। छोटे को लघु कहा जाता है ना, इसलिए। और इस काल में जो है मनुष्य जो है एक तरह से स्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे कृषि और पशुपालन जो है उनके और उन्मुख होने, स्थायी रूप से मध्य पाषाण में स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। स्थायी रूप से तभी रहते हैं जब वो कृषि करना, एक जगह पे अपनी कृषि करना शुरू कर दिया था, पशु पालने लग गए थे, तो उनको स्थायी रूप से रहना पड़ा, इसलिए वो स्थायी रूप से रहने लगे थे। तो मध्य में ये याद रखना है कि वो स्थायी रूप से रहने लग गए थे, वो छोटे छोटे औजार बनाते थे और उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये याद रखना है अपने मध्यकाल में, मध्यकाल में आपने ये याद रखना है। एंड इसके बाद जो आता है वो आता है नव पाषाण। ठीक है, नव पाषाण काल, तो इस काल में जो है
इस काल के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं बलूचिस्तान के मेदरगढ़ से। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। मध्य का तो इतना हो गया कि मेसोलिथ कहा जाता था और छोटे छोटे औजार बनाते थे, और माइक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा जाता था, और स्थायी रूप से इन्होंने रहना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और नवपाषाण में जो है, नवपाषाण में लोग जो हैं अब जो है यहाँ पे देखो इन्होंने घरों में रहना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब घरों में रहना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे जो है हमें अलग अलग तरह के जो है बर्तन मिले हैं, मृद भांड जिन्हें कहा जाता है ना, मृद भांड। तो ये जो है बर्तनों को ही कहा जाता है मृद भांड। आपने सुना ना, एक तरह के बर्तन होते हैं, भांड मतलब हिमाचल में बोलते हैं ना भांडे या कुछ, तो ये मृद भांड जो है बर्तनों का ही नाम है एक तरह का। इसके बाद जो है यहाँ पे भी बहुत सारे हथियार औजार मिले हैं, और कृषि कार्य, पशुपालन औजारों पर पॉलिश और मृद भांड निर्माण इस काल की विशेषताएं थी। और इस काल के लोग जो थे वो अग्नि का प्रयोग करना, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसका वो ये है कि अग्नि का प्रयोग करना कब स्टार्ट हुआ था, नवपाषाण में जो है अग्नि का प्रयोग होना शुरू हो गया था। पाषाण यानी पत्थर, ठीक है, पाषाण यानी पत्थर, तो पत्थरों को रगड़ रगड़ कर अग्नि का जो है प्रारंभ कर दिया था उपयोग, तो अग्नि। तो ये था हमारा पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मृद भांड इसमें नवपाषाण में आ गया, और नवपाषाण में जो है अग्नि का एंड में उपयोग किया गया। तो मतलब इन्होंने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, और नवपाषाण में इन्होंने अग्नि का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक और आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है तांबे के औजारों का भी प्रयोग होने लगा, ताम्र से। ठीक है, ताम्र और पाषाण यानी तांबे का और साथ में पत्थर का, तो इन दोनों चीज़ों का जो है मानव ने सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसमें ताम्रपाषाण में अगर पूछा जाए कि तांबे का प्रयोग सबसे पहले कहाँ कब शुरू करना शुरू कर दिया था, तो कब शुरू किया था, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का साथ साथ में इन्होंने उपयोग किया था, इस करके इसे ताम्रपाषाण कहा जाता है। इसके बाद जो है इस काल में जो है पत्थर के छोटे छोटे जो है हथियार बनाते थे, तांबे की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, ये सब कुछ बनाने शुरू कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे अनाज में चावल, गेहूँ, बाजरा, मसूर, उड़द, ये सभी चीज़ों का जो है इनको उगाया जाता था। तो ये ताम्रपाषाण काल के ये हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये ख़त्म हुआ पाषाण काल का। और इसके बाद जो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो जो आपको याद रखने। अब इसके बाद जो आगे आता है वो आता है खेती और पशुपालन। खेती और पशुपालन। खेती और पशुपालन में यही है कि जब लोग जो है उन्होंने पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया, तो उससे जो है बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ठीक है, जब जो है पौधे उगाने, फिर जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का ठीक है, बचने की प्रक्रिया जो है वो कहा गया। इसके साथ ही आपको दो चीज़ें और याद रखनी है इसमें। एक जो
फ्रांस में गुफा से जो भी चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंग जो उपयोग किए जाते थे उन्हें लौह अयस्क और चारकोल जैसे जो खनिज पदार्थ होते हैं उनसे बनाया जाता था। ठीक है, जो फ्रांस में की गुफा की जो चित्रकारी में प्रयोग किए जाते थे रंग वो बनाए जाते थे लौह अयस्क और चारकोल से। ठीक है, ये याद रखना है आपने। फ्रांस में जो चित्रकारी यूज़ की जाती है उसमें लौह अयस्क और चारकोल से वो जो है बनाए जाते थे उस टाइम पे गुफा में जो चित्रकारी। उसके बाद एक और आता है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो है इसमें लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिससे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिसे कहा जाता था गर्तबास। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और ठंड से बचने के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते थे। तो बुर्ज होम जो क्या है वो गड्ढे के नीचे बनाए जाते घर थे, गर्तवास। और ये अभी कश्मीर में है। ठीक है, वर्तमान में जो है ये कश्मीर में है बुर्ज होम। तो गाइज़ ये इतिहास का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम जो कल बात करेंगे सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। आज हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात की। कल हम आदि ऐतिहासिक यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारे जो लिखित तौर पे मिले तो हैं साक्ष्य, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर ही दोगे। एंड थैंक यू।